ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एक समय की बात है, अकबर बादशाह शिकार खेलने गए। साथ में बीरबल भी थे। इत्तफाक से शेर का शिकार करते समय तलवार चलाते समय बादशाह का हाथ कुछ ऐसा बहका कि बादशाह के बाएं हाथ की उंगली कट गई। शेर तो खैर मार लिया गया, पर उंगली कटने का बादशाह को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बीरबल से चिंता प्रकट की तो बीरबल बोले, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। बीरबल के इस कथन पर अकबर बादशाह एकदम क्रुद्ध हो गए। बोले, तुम्हें हर समय मजाक ही सूझा करता है, यहाँ मेरी उंगली कट गई। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। बीरबल ने पुनः अपनी बात दोहरा दी। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बादशाह कुपित स्वर में बोले, तुम अगर जरासी जुबानी हमदर्दी भी नहीं दिखा सकते तो मैं भी तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। बीरबल ठहरे स्वाभिमानी व्यक्ति बादशाह के फटकारे जाने पर घोड़े की रास खींची और अपने घर की राह ली। महल पहुंचते पहुंचते बीरबल से ईर्ष्या करने वालों को उचित अवसर हाथ लगा तो उन्होंने बादशाह के उल्टे सीधे कान भरते हुए कहा, वह बहुत मुहलगा हो गया था, आपको तो उसे काफी पहले निकाल देना चाहिए था। बेहतर है कि उसकी सेवाएं सदासदा के लिए समाप्त कर दें। बादशाह का क्रोध अभी दबा न था, उन्होंने तुरंत बीरबल के नाम शाही फरमान लिखवाया, मुहर लगवाई और बीरबल के यहाँ भिजवा दिया। पत्र में लिखा था, अब उन्हें दरबार में आने की आवश्यकता नहीं, उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। शाही संदेश वाहक बीरबल के सामने संदेश लेकर पहुंचा। बीरबल ने फरमान पढ़ा, जवाब में फरमान के पीछे ही लिख दिया, जो करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर। बीरबल के जवाब ने बादशाह की क्रोध रूपी अग्निमेघी का काम किया। सोचने लगे, बीरबल का दिमाग सचमुच चढ़ गया है, गई है। वे उसके बगैर ही राज्य चलाने का निर्णय ले बैठे। अकड़ हो। कुछ दिनों बाद फिर शिकार की योजना बनाकर वे जंगल को गए। घोड़ा एक हिरण के पीछे डाला। हिरण इतनी तेज भागा कि साथी घुड़सवार बिछड़ गए और बादशाह खुद जंगल में मार्ग भटककर इधर उधर फिरने लगे। घंटों बाद भी मार्ग मिला न साथी सैनिक। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई, फिर भी रास्ता न मिला। अलबत्ता जंगलियों के एक झुंड ने उन्हें आ घेरा। तीर तलवार बर्छ भालों से युक्त जंगलियों ने अकबर बादशाह को बंदी बना दिया। ना तो बादशाह जंगलियों की भाषा समझ पा रहे थे, ना ही उन्हें अपनी बात समझा पा रहे थे। अपने कबीले की बस्ती में उन्हें बंदी अवस्था में ले गए, फिर एक विशालकाय देवी की प्रतिमा पर उन्हें ले गए। वहां जिस किस्म का नाच गान हर्षोल्लास मनाया जा रहा था, उसे देखकर बादशाह समझे बगैर न रहे कि उनकी बलि चढ़ाई जाएगी। वे ईश्वर को स्मरण करने लगे। उन्हें बलिवेदी पर ले जाकर खड़ा किया गया। और तब जब देवी के चरणों पर उनकी बलि चढ़ जाने वाली थी, अचानक जंगलियों के कुल पुरोहित की नजर उनकी कटी उंगली पर पड़ गई। उसने एकदम से अपना खड्ग नीचे करते हुए अपने आदमियों को बुलाकर अकबर का हाथ उठा, उनकी कटी उंगली की ओर इशारा करके उन पर नाराजगी दिखाई। अवश्य ही खंडित अंग की वजह से देवी को उनकी भेंट स्वीकार न होती। जंगलियों ने उन्हें वहां से हटाया। इस प्रकार खंडित उंगली की वजह से बादशाह की जान बच गई। उन्हें अब स्मरण आया, बीरबल का कथन सही था, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उन्हें बीरबल की बुरी तरह याद आई। वे पश्चाताप से भर उठे कि क्यों बिना सोचे समझे बीरबल को अपमानित किया। जंगलियों द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद वापस आए। राज्य में वापस आकर सीधे बीरबल से मिलने गए। आप बीती सुनाकर कहा, मेरे साथ तो जो ईश्वर ने किया अच्छा ही किया, पर अपनी कहो तुम्हारे साथ क्यों कर अच्छा हुआ? अकबर ने मित्रतापूर्ण स्वर में बीरबल से पूछा। मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ जहांपनाह, अगर मैं आपकी ओर से अलग न किया गया होता तो निश्चित रूप से शिकार के समय में साथ होता। जंगलियों द्वारा आपके साथ मैं भी घेरा जाता।
आप तो अंग भंग होने की वजह से बच जाते, पर मैं हर तरह से पूर्ण नजर आता और वे मेरी बलि चढ़ा देते। बीरबल ने बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क दिया। उस तर्क को स्वीकार कर अकबर ने बीरबल को गले लगाया। अपना फरमान वापस लेकर ससम्मान बीरबल को दरबार में लाए। 3 सवालों का जवाब। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर और उनके नवरत्न चर्चा कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर को कुछ विचित्र ख्याल आया और उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक सवाल पूछने का निर्णय लिया। बादशाह बोले, मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगा और मुझे उनका संतोषजनक जवाब चाहिए। जो मुझे सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगे। बादशाह ने अपने पहले सवाल को जोर देकर कहा, पहला सवाल यह है, इस संसार में सबसे अधिक संख्या में औरतें कहाँ रहती हैं? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उत्तर सोचने लगे। कुछ देर बाद बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल है, इस दुनिया में सबसे अधिक दूध कहाँ मिलता है? फिर से दरबारियों में खामोशी छा गई और वे न जानने की असमंजस में पड़ गए। अंत में बादशाह ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा। तीसरा सवाल है, इस संसार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? इस बार भी दरबार में कोई उत्तर नहीं मिला। बादशाह ने कुछ देर दरबारियों की ओर देखा और फिर बोले, क्या किसी के पास इन सवालों का जवाब है? सब दरबारी अपना सिर नीचे किए हुए थे। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपना, मुझे इन तीनों सवालों के जवाब मालूम हैं। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तो बीरबल, हमें इन सवालों के जवाब बताओ। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, पहला सवाल था कि इस संसार में सबसे अधिक संख्या में औरतें कहाँ रहती हैं? इसका उत्तर है बालों में। औरतें अपने बालों के माध्यम से अपने आप को सुंदर और आकर्षक बनाती हैं। इसलिए बालों में सबसे अधिक संख्या में औरतें मिलती हैं। बादशाह ने हंसते हुए बीरबल का उत्तर स्वीकार किया और दूसरे सवाल का उत्तर करने की ओर बढ़े। दूसरा सवाल था कि इस दुनिया में सबसे अधिक दूध कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है पानी में। जनाब, जैसे ही पानी में कोई सफेद वस्तु घोल दी जाती है, वह दूध सी दिखाई पड़ती है। इसलिए पानी में सबसे अधिक मात्रा में दूध प्रतीत होता है। अब तीसरे और अंतिम सवाल का उत्तर देने की बारी थी। बीरबल बोले, और जहांपनाह, तीसरा सवाल था कि इस संसार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है सूर्य में। सूर्य प्रतिदिन उतना अधिक सोना प्रदान करता है जितना कोई और नहीं दे सकता। इसी कारण सूर्य में सबसे अधिक सोना मिलता है। बादशाह अकबर बीरबल के इन उत्तरों से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए उन्हें इनाम दिया। इस तरह बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के बल पर एक बार फिर बादशाह और दरबारियों को चकित कर दिया। यही वजह है कि बीरबल का नाम आज भी बुद्धिमानी और तर्कसंगता के लिए प्रसिद्ध है। दूध और पानी। अकबर बादशाह ने एक दिन बीरबल से पूछा, हमारे राज्य की जनता बहुत सुखी है, राज्य में समृद्धि है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे राज्य के लोग ईमानदार होंगे। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? राजनीति के अनुसार राजदंड के डर से ही जनता ईमानदार रहती है, अन्यथा उसे जब भी अवसर मिले बेईमान होने से नहीं चूकती। मैं नहीं मानता, आजमा कर देख लीजिए। तुम ही साबित करो। आप एक फरमान लिखकर दे, मैं ढिंढोरा पिटवा देता हूं कि एक भोज आयोजित करने के लिए हुकूमत की ओर से दूध का प्रबंध किया जाना है। हर किसी को हुक्म दिया जाता है कि अमुक जगह के हौज में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक हर कोई 1 लोटा दूध लाकर डाले और हौज को दूध से भर दे। बादशाह ने फरमान जारी कर दिया। फरमान के मुताबिक राजदरबारी भी एक एक लोटा दूध हौज में डालने एक साथ गए। जनता लोटा लेकर अंधेरे में
हौज में दूध डालने आने लगी। पर आने वालों में हर किसी ने सोचा था कि लोग तो दूध डालेंगे ही, ऐसे में अगर वह अपनी ओर से एक लोटा पानी डाल देगा तो किसको पता चलेगा। नतीजा यह हुआ कि सुबह जब हौज देखी गई तो वह भरी हुई तो थी, मगर दूध से नहीं, पानी से। पानी में हल्की सफेदी थी, वह भी इसलिए कि दरबारियों ने एक साथ जाकर आगे पीछे दूध ही डाला था। बादशाह ने देखा तो तंग रह गए। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, सफेदी महज दरबारियों के दूध की है, और यदि मैं कहूँ दरबारियों के बजाय साथ जाकर दूध डालने की है तो ज्यादा मुनासिब होगा। अगर दरबारियों को भी अलग अलग दूध डालने का मौका मिलता तो शायद हौज में एक बूंद भी दूध न होता, सब पानी ही पानी होता। आठ मेरा फिर कहना है, बिना राजदंड के कानून चला नहीं करता। बीरबल की बुद्धिमत्ता की बादशाह ने प्रशंसा की। उल्लुओं की भाषा भेद। अकबर बादशाह के शिकार के बढ़ते शौक को लेकर प्रजा पर घोर विपत्ति छाने लगी थी, कारण उन्होंने कई गांवों को खाली कराकर उन्हें जंगल में परिवर्तित कर दिया था ताकि निकट से निकट इलाके में शिकार खेलने की सुविधा रहे। बस्तियां उजाड़े जाने पर लोग बहुत दुखी हो रहे थे, पर राजाज्ञा का विरोध कौन करता। ग्रामीण इकट्ठे होकर बीरबल के पास आए और विनती की कि उन्हें उजड़ने से बचाया जाए। बीरबल ने उन्हें धीरज बंधाया और वायदा किया कि वे जल्द ही कोई तरकीब निकालकर न केवल आगे के गांवों को उजड़ने से बचाएंगे बल्कि जो गांव खाली कराकर जंगल बना दिए हैं उन्हें भी बसाएंगे। ऐसे ही एक अवसर पर बादशाह लावलश्कर सहित शिकार के लिए पहुंचे और डेरा डाल दिया। अचानक बादशाह की नजर दो उल्लुओं के झुंड पर पड़ी। उल्लू पेड़ों की अपनी खोह से बाहर निकलते आपस में लड़ते और फिर खोह में समा जाते। कुछ देर बाद फिर ताजा दम होकर आते और युद्ध करने लगते। बादशाह बहुत देर से वह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने बीरबल का ध्यान आकृष्ट करके कहा, बीरबल जी, आप बुद्धिमान, ज्ञानी और पशु पक्षियों तक की भाषा जानने वाले हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये उल्लू क्यों लड़ रहे हैं। बीरबल ने दोनों उल्लुओं के झुंड और उनकी लड़ाई पर इस तरह ध्यान दिया जैसे सचमुच उनकी युद्ध की भाषा समझने का प्रयास कर रहे हों। फिर बादशाह की ओर घूमकर गंभीर होकर बोले, प्रजापालक, वे जो कह रहे हैं, जिस बात पर झगड़ रहे हैं, वह काफी कड़वी बात है, बताते हुए झिझक हो रही है। बीरबल को अवसर मिल गया था कि वे ग्रामीणों को दिए हुए वचन को निभाएं। बादशाह ने अधिक उत्सुक होते हुए पूछा, वे कुछ भी कह रहे हों, मुझे बताओ, बात कितनी भी कड़वी हो मैं सुनना चाहता हूँ। बंदा परवर मामला यूं है कि उनमें एक वर पक्ष का झुंड है, दूसरा वधू पक्ष का। एक ने अपनी बेटी की शादी दूसरे के बेटे से की है। बेटे पक्ष वाला कह रहा है कि तुमने बेटी की शादी के समय 50 जंगल दहेज में देने का वायदा किया था, केवल 30 ही देकर हाथ झाड़ बैठे। जल्दी से जल्दी उसके लिए 20 जंगलों का और प्रबंध करो, अन्यथा उसकी बेटी को वे छोड़ देंगे। बेटी पक्ष वाला बेटे वालों की इस धमकी का प्रतिरोध करता हुआ झगड़ रहा है और कह रहा है, कुछ दिन की मोहलत दो, अपने बादशाह सलामत जल्द ही 20 गांवों को उजाड़कर उन्हें जंगल बना देंगे, तब उन्हें भी वह दहेज में दे देगा। बीरबल ने हवाई तीर छोड़ा था, पर बात लगती हुई थी। आथा अकबर बादशाह गंभीर हुए, फिर हंसे और बोले, वाह बीरबल, कमाल है, किस खूबसूरती के साथ तुमने प्रजा की तकलीफों का ध्यान कराकर मेरे शौक पर पाबंदी लगाने की सोच ली। मैं वायदा करता हूं कि अपने शिकार के शौक के लिए अब और बस्तियों को उजाड़कर जंगल में परिवर्तित न कराऊंगा, बल्कि जो बस्तियां उजाड़ दी गई हैं उन्हें फिर से बसाने का आदेश दूंगा। आपका इकबाल बुलंद रहे शहंशाहे आलम, आपने मुझ नाचीज की राय को अमल करने के लायक तो समझा, बीरबल ने कहा। बीरबल की हाजिर जवाबी बकरी और बाघ का विवाद। किसी वक्त की बात है जब अकबर बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दरबार में बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से सभी को अचंभित कर देते थे।
एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के दो आदमी एक बकरी और बाघ के साथ दरबार में आए। दोनों के बीच किसी प्रकार का विवाद चल रहा था। पहला व्यक्ति बोला, जहां पनाह, यह बकरी मेरी है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं हुजूर, यह बकरी मेरी है। इसे मैंने हरे भरे खेतों में चराया है। अकबर ने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बीरबल को बुलाया और दोनों व्यक्तियों की दलीलें सुनी। बीरबल ने कुछ पल के लिए विचार किया और तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस बकरी और बाघ को दो अलग अलग कमरों में रखना होगा। केवल तब ही हम समझ पाएंगे कि यह बकरी किसकी है। अकबर ने सहर्ष बीरबल की योजना को मान लिया और बकरी तथा बाघ को दो अलग अलग कमरे में बंद करवा दिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, आज हम इस बकरी का फैसला करेंगे। बकरी को पहचानने का तरीका बहुत सरल है। जो व्यक्ति इस बकरी का मालिक होगा, वह बाघ के औचित्य से कहेगा कि बकरी उसकी है। पहला व्यक्ति घबराते हुए बोला, हुजूर, मैंने ही इस बकरी को पाला है। दूसरा व्यक्ति थोड़ी हिम्मत जमाकर बोला, नहीं हुजूर, यह बकरी मेरी है। इसके बाद बीरबल ने बाघ को बुलवाया। बाघ को देखकर पहला व्यक्ति भयभीत हो गया और दरबार से बाहर भागने की कोशिश की। वहीं दूसरा व्यक्ति स्थित रहा और धीमे स्वर में कहने लगा, हुजूर, मेरी बकरी को बचा लीजिए। इस पर बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही है असली मालिक। जो व्यक्ति अपनी बकरी के लिए बाघ से भिड़ने का साहस करता है, वही सही मायनों में इसका मालिक है। बीरबल की हाजिर जवाबी ने एक बार फिर से दरबार को अचंभित कर दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और गांव वालों को सही न्याय मिल गया। इस घटना से यह साबित हो गया कि सूझबूझ और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की यही विशेषता उसे पूरे दरबार में विशिष्ट बनाती थी। बीरबल और पक्का दोस्त एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। अचानक अकबर ने एक सवाल किया, क्या कोई यह बता सकता है कि कौन सबसे बड़ा पक्का दोस्त होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी जवाब देने का साहस नहीं किया। उसी समय बीरबल दरबार में आए और उन्होंने राजा के चेहरे पर स्मित मुस्कान देखी। फिर बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह एक बहुत ही कठिन सवाल है। एक पक्का दोस्त का अर्थ किसी एक ही व्यक्ति से जोड़ना मुश्किल है। राजा ने बीरबल से कहा, तो फिर इस सवाल का जवाब कैसे पाएंगे? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि कौन सबसे बड़ा पक्का दोस्त होता है? बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर बोले, हाँ महाराज, मैं यह साबित कर सकता हूँ कि सबसे बड़ा पक्का दोस्त कौन होता है। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जो बीरबल का विश्वासपात्र था और उसे एक गहरी नींद की अवस्था में लिटा दिया। फिर उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे पर कुछ गहरा रंग लगा दिया और उसे राजा के पास ले गए। बीरबल बोला, महाराज, इस व्यक्ति पर एक बड़ी विपत्ति आई है, उसे हमारी मदद की आवश्यकता है। राजा ने देखा कि व्यक्ति बेहोश पड़ा है और तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े। राजा की प्रतिक्रिया देखकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखिए महाराज, एक पक्का दोस्त वही होता है जो किसी भी समय, किसी भी स्थिति में आपकी मदद के लिए तत्पर रहता है। बीरबल की इस परीक्षण ने सिद्ध कर दिया कि एक पक्का दोस्त वह है जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है, चाहे वह संकट का समय हो या सुख का। अकबर ने यह देखा और उनकी आंखें प्रकाशमान हो गईं। उन्होंने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की और बोले, तुमने सही कहा बीरबल, एक सबसे बड़ा पक्का दोस्त वही होता है जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ बने रहे। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से यह साबित कर दिया कि असली दोस्त वही होता है जो किसी भी स्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ता।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली मित्र वही है जो हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करता है, और सच्चे दोस्त का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। सच्चाई यह है कि दोस्ती एक अनमोल रत्न है और उसे सहेज कर रखना हमारे हाथ में है। इस कहानी ने दरबारियों को और राज को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि पक्का दोस्त या असली मित्र वही होता है जो किसी भी मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा होता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि दोस्ती का महत्व और मूल्य कितनी अनमोल होती है। बीरबल का पत्थर का घोड़ा। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में अनेक रत्नों जैसे मंत्रियों और दरबारियों से घिरे रहते थे। उनमें से एक थे बीरबल, जो अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें कुछ नया और मनोरंजक चाहिए था। इसी आशा में उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अपने उदासीनता को दूर करने के लिए कुछ नया और मनोरंजक चाहिए। मुझे तुम्हारी बुद्धि पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देना चाहता हूँ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक पूछा, कृपया बताइए महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ। अकबर ने एक पल के लिए विचार किया और फिर बोले, बीरबल, तुम्हें मुझे एक पत्थर का घोड़ा लाकर देना होगा जिससे मैं सवारी कर सकूं। तुम्हें ये काम 1 महीने के अंदर पूरा करना होगा। दरबार में सभी दरबारी हंसने लगे, क्योंकि पत्थर का घोड़ा और वह भी सवारी करने योग्य, ये असंभव था। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और सिर झुकाकर दरबार से बाहर निकल गए। उन्होंने सूक्ष्मता से सोचकर एक योजना बनाई। बीरबल ने पत्थर के एक बहुत बड़े टुकड़े को तराशने वाले कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हें इस बड़े पत्थर को तराशकर एक घोड़े का आकार देना है और उसे बहुत सुंदर बनाना है। कारीगरों ने उत्साहपूर्वक बीरबल के आदेश का पालन किया। 1 महीने के भीतर कारीगरों ने एक सुंदर पत्थर का घोड़ा बना दिया। बीरबल ने उसे महाराज अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह रहा आपका पत्थर का घोड़ा। यह घोड़ा न सिर्फ देखने में उत्कृष्ट है, बल्कि यह आपकी चुनौती को भी पूरा करता है। अकबर घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए, परंतु वे सवारी करने की बात पर उलझन में थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये तो बेहद सुंदर है, लेकिन मैं इस पर सवारी कैसे कर सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह घोड़ा इतना विशिष्ट है कि इसे सवारी करने के लिए आपको धरती में हल्का और आकाश में भरपूर होना होगा। जैसे ही आप यह अवस्था प्राप्त करेंगे, यह घोड़ा स्वयं ही चलने लगेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे खुशी और मनोरंजन दोनों ही दिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर की चुनौती को पूरा किया, बल्कि सभी दरबारियों को अपनी बुद्धि का कायल बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे बुद्धिमानी और संयम से हल किया जा सकता है। बीरबल की कहानियां हमें हमेशा यही सिखाती हैं कि हमें किसी भी चुनौती को अपनी कुशाग्र बुद्धि और समझदारी से हल करना चाहिए। बीरबल और मूर्ख साधु। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसने राजा अकबर से कहा कि वह बहुत बड़े तपस्वी हैं और उसके पास असाधारण शक्तियां हैं। वह साधु दिखने में सामान्य था, लेकिन उसकी बातें सुनकर दरबारियों को उसके दावे पर संदेह हुआ। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में आया हूं क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। इस संदेश को स्वीकार करने के लिए आपको मेरी परीक्षा देनी पड़ेगी, और यदि आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो ही मैं आपको यह संदेश दूंगा। राजा अकबर को साधु की बातें सुनकर अचंभा हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार की। साधु ने कहा, महाराज, मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा और आपके पास इसका उत्तर देने के लिए केवल 24 घंटे होंगे। अगर आप सही उत्तर दे पाए तो मैं आपको अपना संदेश दूंगा।
रात के समय साधु ने राजा अकबर से पूछा, महाराज, मुझे यह बताइए कि संसार की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। राजा अकबर ने यह प्रश्न सुना और तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और राजा को विश्वास था कि वह इसका उत्तर दे पाएंगे। बीरबल ने साधु से मिलने की अनुमति मांगी और उसकी बातों को ध्यान से सुना। बीरबल ने अपनी समझदारी से इस सवाल का उत्तर खोजने का निश्चय किया। उन्होंने साधु से थोड़ी देर बातें की और उसके व्यवहार को समझा। इसके बाद बीरबल ने राजा अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता है। राजा अकबर ने बीरबल से जल्द ही उत्तर देने को कहा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी और साधु एकत्रित हुए। राजा अकबर ने घोषणा की कि बीरबल ने उस सवाल का उत्तर खोज लिया है। सभी उत्सुकता से बीरबल का उत्तर सुनने को तैयार थे। बीरबल ने साधु की ओर देखकर कहा, संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है मूर्खों को अपने बड़े होने का भ्रम होना। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को कभी नहीं समझ पाते और जीवन भर दूसरों को भ्रमित करने में लगे रहते हैं। साधु यह सुनकर चौंक गया क्योंकि उसका असली स्वरूप उजागर हो गया था। वह समझ गया कि बीरबल ने उसकी चालाकी को पकड़ा है। दरबार में सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और साधु को दरबार से बाहर कर दिया गया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से न केवल राजा अकबर की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखा, बल्कि एक मूर्ख साधु को भी सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी क्या होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी चालाक हो, सच्ची बुद्धिमत्ता और सत्य के आगे टिक नहीं सकता। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और बुद्धिमत्ता की राह पर चलना चाहिए। बीरबल का स्वाभिमान। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में विभिन्न बुद्धिजीवियों और सलाहकारों के साथ चर्चा कर रहे थे। यह चर्चा बहुत बढ़िया चल रही थी। तभी एक सिपाही ने आकर सूचना दी कि एक आदमी दरबार के बाहर खड़ा है और वह राजा के दरबार में प्रवेश करना चाहता है। राजा ने उस आदमी को दरबार में लाने का आदेश दिया। जब वह आदमी दरबार में प्रवेश कर रहा था तो उसने बहुत ही अमर्यादित तरीके से राजा के सामने सिर झुकाया। राजा को यह व्यवहार उचित नहीं लगा और उन्होंने उस आदमी से सवाल किया, तुम कौन हो और दरबार में कैसे जाओ? उस आदमी ने सीधे स्वर में कहा, मेरा नाम महमूद है और मैं दुनिया भर में व्यापार करता हूँ। मुझे यह जानना है कि इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। तब महमूद ने बीरबल को चुनौती दी, मैं तुम्हारे बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। महमूद ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें इस दरबार को छोड़कर जाना होगा। बीरबल ने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। महमूद ने सवाल पूछा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, स्वाभिमान। महमूद ने उत्तर से संतुष्ट न होते हुए कहा, स्वाभिमान कैसे सबसे मूल्यवान हो सकता है? बीरबल ने कहा, स्वाभिमान ही वह गुण है जो आदमी को आदमियत का दर्जा दिलाता है। यदि एक व्यक्ति के पास स्वाभिमान नहीं है तो उसे जीवन में कम से कम मूल्यांकन और सम्मान मिलता है। बीरबल ने आगे जारी रखा, एक व्यक्ति चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, यदि उसके पास स्वाभिमान नहीं है तो वह दुनिया में सबसे गरीब व्यक्ति है। और यदि कोई व्यक्ति निर्धन होने के बावजूद स्वाभिमान रखता है तो वह सबसे अमीर व्यक्ति है। स्वाभिमान वह संपत्ति है जो किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर है। महमूद ने यह सुनकर अपनी हार स्वीकार कर ली और बीरबल के बुद्धि की प्रशंसा की। उसने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु धन नहीं बल्कि स्वाभिमान है। मैं इस मूल्यवान शिक्षा के लिए तुम्हारा बहुत आभारी हूँ।
इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि स्वाभिमान ही इंसान की असली पहचान और मूल्य है। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी धनी क्यों न हो, यदि उसके पास स्वाभिमान नहीं है तो उसकी बड़ाई और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। बीरबल ने अपनी बुद्धि और चतुराई से न केवल सम्राट अकबर का दिल जीता, बल्कि महमूद को भी एक महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा दी। इस कहानी से हम सभी को शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वाभिमान को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं देना चाहिए। कि यही बीरबल का स्वाभिमान की कहानी है, जिसमें स्वाभिमान की महत्ता और प्रतिष्ठा को उजागर किया गया है। बीरबल और अजीबोगरीब शर्त। अकबर और बीरबल के बीच शर्त। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। दरबार का माहौल सहज था और सभी दरबारियों के बीच मित्रता भरी चर्चा हो रही थी। अचानक अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी बुद्धिमानी हर परिस्थिति में तुम्हें बचा सकती है? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहां पनाह, मानव के पास जो कुछ है उसे सबसे प्रमुख उसकी बुद्धिमानी और विवेक ही बनाते हैं। हर कठिनाई का समाधान हमारी बुद्धिमानी में ही छुपा होता है। अकबर ने बीरबल की बात स्वीकारते हुए कहा, चलिए एक शर्त लगाते हैं। देखें आपकी बुद्धिमानी कितनी काम आती है। फिर अकबर ने अपनी रखते हुए कहा, बीरबल, मैं आपको एक काम देता हूं। अगर आप उस काम को पूरा कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप सचमुच होशियार हैं। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने बीरबल को कहा, आपको ऐसी गाय खोज निकालनी है जो दूध के बजाय सुगंधित तेल देती हो। 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अगर आप यह कर सके तो मैं आपकी बुद्धिमानी को सलाम करूंगा। अकबर की बात सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सभी को यह काम असंभव सा लगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। मैं इस काम के लिए पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल की योजना। शर्त स्वीकार करने के बाद बीरबल दरबार से बाहर निकले और सोचने लगे कि इस कठिन प्रश्न का समाधान कैसे निकाला जाए। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल के मन में कोई हल नहीं सूझ रहा था। फिर एक दिन जब बीरबल एक सुगंधित फूलों के बाग में टहल रहे थे, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने तय किया कि इस समस्या को प्रकृति के माध्यम से हल किया जा सकता है। उन्होंने कुछ सुगंधित पौधों का चुनाव किया और एक विशेष प्रकार के तेल का निर्माण किया, जिसे उन्होंने गाय के चारे में मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे देखते गए कि गायों के दूध में हल्की सुगंध का अनुभव हो रहा था। शर्त की जीत। 1 महीने के अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जैसा आपने कहा था, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। कृपया मेरे साथ चलें और देखें। अकबर और दरबारी बीरबल के साथ गए। बीरबल ने उन्हें गाय दिखाई और उसके दूध के संदर्भ में कहा, यह है वह गाय जो सुगंधित तेल का दूध देती है। अकबर ने दूध को सूंघा और सचमुच उसमें सुगंध पाई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, आपकी बुद्धिमानी ने फिर से अचंभित कर दिया। फिर बीरबल ने उन्हें समझाया कि कैसे उन्होंने सुगंधित पौधों के तेल को गाय के चारे में मिलाया, जिससे गाय के दूध में सुगंध आ गई। अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए सराहा और कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो बुद्धि के बल पर किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपने बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल शर्त जीती, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि हर समस्या का समाधान सोच विचार और परिश्रम से निकाला जा सकता है। किसान की समस्या। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने अकबर के समक्ष अपनी समस्या रखी। उसने बताया, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे पास एक छोटी सी जमीन है।
एक दिन मैंने अपनी जमीन पर एक तुम्भी कद्दू उगाई। यह तुम्भी बहुत बड़ी और सुंदर थी। मैंने सोचा कि इसे आपको उपहार स्वरूप समर्पित करूं। लेकिन जब मैंने अपनी पड़ोसी को यह बताया तो उसने मुझे कहा कि मुझे यह तुम्भी उसे दे देनी चाहिए। अब वह मुझ पर दावा कर रहा है कि तुम्भी उसकी है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर का आदेश। अकबर ने ध्यान से किसान की बात सुनी। उन्होंने कहा, इस मामले को बीरबल देखेंगे और न्याय करेंगे। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने और उचित निर्णय लेने का आदेश दिया। बीरबल ने मामले को ध्यान से सुना और उसे समझा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान और उसके पड़ोसी को बुलाया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम इस तुम्भी का मालिक दावेदार का निर्णय बहुत सरल तरीके से करेंगे। अब मैं इस तुम्भी को बीच से काट दूंगा और दोनों हिस्सों को आप लोगों में बांट दूंगा। दोनों में से जो व्यक्ति तुम्भी का सही मालिक होगा वह इस तुम्भी का आधा हिस्सा नहीं चाहेगा। जैसे ही बीरबल ने तुम्भी को काटने की बात कही, पड़ोसी ने जल्दी से कहा, हाँ, तुम्भी को काट दो और मुझे उसका हिस्सा दे दो। लेकिन किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, नहीं बीरबल जी, कृपया तुम्भी को मत काटें। यदि ऐसा करना पड़े तो पूरी तुम्भी मेरे पड़ोसी को दे दीजिए। बस इसे मत काटें। सच्चाई का उजागर होना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच्चाई उजागर हो गई है। असली मालिक वही होता है जो अपनी संपत्ति को विभाजित होते नहीं देख सकता। किसान की चिंता इस तुम्भी के प्रति यह दिखाती है कि तुम्भी वास्तव में उसकी है। बीरबल ने किसान को उसकी तुम्भी वापस लौटा दी और पड़ोसी को सजा देने की सलाह दी। न्याय का महत्व। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्यायपूर्वक और भोली भावना से की गई चीजें हमेशा सही परिणाम देती हैं। बीरबल ने बड़ी ही सूझबूझ और धैर्य के साथ इस विवाद को हल किया, जिससे सम्राट अकबर और अन्य दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक निर्दोष किसान को उसकी तुम्भी दिलवाई बल्कि न्याय और सत्य की महत्ता को भी सिद्ध किया। यही कारण है कि आज भी बीरबल की कहानियां हम सभी के बीच न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में जीवित हैं। कहानी का निष्कर्ष। सच्ची भावनाएं और निष्पक्ष न्याय हमेशा ही सही दिशा दिखाते हैं और कठिनाइयों को सरल बना देते हैं। मूर्ख। एक बार की बात है, महान मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में यह जिज्ञासा जाहिर की कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यह सुनकर उनके सभी दरबारी सोच में पड़ गए। तभी अकबर के प्रमुख मंत्री बीरबल ने कहा कि वह 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाएंगे। पहला मूर्ख। बीरबल सबसे पहले एक आदमी के पास गए जो अपने घड़े में दूध भरने के लिए कुएं में उतर रहा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम कुएं में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं अपने घड़े में दूध भरने के लिए कुएं में जा रहा हूं। यह सुनकर बीरबल ने सोचा कि यह आदमी वास्तव में बहुत बड़ा मूर्ख है। उन्होंने उसे पहले मूर्ख के रूप में चिन्हित किया और आगे बढ़ गए। दूसरा मूर्ख। सीधे चलते चलते बीरबल को एक और आदमी मिला जो एक बड़ी सी छड़ी से अपने बाल को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मैं अपने बालों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह भी एक बड़ा मूर्ख है। उन्होंने उसे दूसरा मूर्ख मान लिया और आगे बढ़े। तीसरा मूर्ख। चलते चलते बीरबल एक और स्थान पर पहुंचे जहां एक आदमी अपनी बकरियों को पत्ते खिला रहा था, लेकिन पत्ते पेड़ की सबसे ऊपर की शाखाओं पर थे। आदमी एक बड़ी सी सीढ़ी का उपयोग कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मैं अपनी बकरियों के लिए ताजे पत्ते खिला रहा हूं।
बीरबल ने सोचा, यह भी बहुत बड़ा मूर्ख है। उन्होंने उसे तीसरा मूर्ख मान लिया और आगे बढ़े। चौथा मूर्ख। बीरबल को चलते चलते एक और आदमी मिला, जो एक घोड़े को उसकी पूंछ से खींचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मैं अपने घोड़े को उसकी पूंछ से खींचकर घर ले जा रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह भी एक बड़ा मूर्ख है। उन्होंने उसे चौथा मूर्ख मान लिया और वापस दरबार में लौट गए। दरबार में चार मूर्ख। अकबर के दरबार में वापस आने पर बीरबल ने चारों मूर्खों को पेश किया। अकबर और दरबारी हंसी में फूट पड़े। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह चारों वास्तव में मूर्ख हैं। फारसी भाषा का यह अर्थ दो अर्थ रखता है। एक तो यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है और दूसरा यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल फौरन ताड़ गए और मुस्कराते हुए बोले, दादा हुजूरस्त, इस वाक्य का एक अर्थ हुजूर का ही दिया हुआ है और दूसरा अर्थ यह हुआ कि हुजूर का दादा है। बीरबल का हाजिर जवाबी सुनकर बादशाह झेंप गए। लकीर छोटी हुई। एक दिन बादशाह ने कागज पर पेंसिल से एक लकीर खींची और बीरबल से कहा, ऐसा कोई उपाय करो जिससे यह लकीर न घटाई जाए न बढ़ाई जाए, मगर छोटी हो जाए। बीरबल ने फौरन ही उस लकीर के नचे पेंसिल से एक बड़ी लकीर खींच दी और बोले, हुजूर देखिए, अब आपकी लकीर छोटी हो गई। तुमने इन्हें कैसे पहचाना? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मूर्खता के कई रूप होते हैं और ये चार ऐसे मूर्ख हैं जो अपने हास्यास्पद कार्यों से खुद को मूर्ख साबित कर चुके हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और मस्तिष्क की प्रशंसा की और सभी दरबारियों ने उन्हें तालियां बजाकर स्वागत किया।